कमल एक अमीर घर की बिगड़ी औलाद था। वो हमेशा अपने पिता के पैसे उड़ाता, पार्टियां करता, शराब पीता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। इस बात से उसके माता पिता महेश और नंदिनी बहुत परेशान रहते थे। ऐसे कैसे काम चलेगा नंदिनी? हमें अपने बेटे को कुछ करके सुधारना ही पड़ेगा। इस तरह से तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा वो। आज तो हम हैं, लेकिन कल क्या होगा जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम उसकी शादी करवा दे? क्या पता बीवी के आने से वो सुधर जाए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। आज ही मैं कमल से इस बारे में बात करूंगा। उस रात महेश कमल का बहुत देर तक इंतजार करते हैं, मगर 12 बज जाते हैं, फिर भी कमल नहीं लौटता। हे भगवान, आखिर ये लड़का है कहाँ? 12 बज गया है। महेश और नंदिनी चिंता में थे और तभी कमल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर वापस आता है। अरे मेरे पिताजी, आप यहाँ दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? मेरी छोड़ो, ये सब क्या हो रहा है कमल? तुम इतनी रात गए घर क्यों लौट रहे हो? ओफो पापा, अभी तो सिर्फ 12 ही बजा है। अरे इसे लेट होना नहीं कहते, अभी तो रात जवान है। बस, बहुत हो गया। मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर एक जरूरी फैसला लिया है। हम तुम्हारी शादी करवाने वाले हैं। क्या? मगर मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। हाँ, हमने फैसला कर लिया है, इसलिए तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। और मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, बल्कि तुम्हें बता रहा हूं। हाँ कमल, अब हम तुम्हारी ये हरकतें और नहीं झेल पाएंगे। कमल पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। महेश और नंदिनी को भी यही लगा कि सुबह बात करना ठीक रहेगा, इसलिए वो भी सोने चले गए। सुबह होते ही कमल को उठाने के लिए नंदिनी कमरे में गई। उठो कमल, 10 बज गया है, और कितना सोना है तुम्हें? ये कोई हॉस्टल है क्या माँ, या फिर मेरा घर है? अगर घर है तो जरा घर को घर की तरह रहने दो। हर वक्त हिटलर बन जाते हो तुम और पापा। बकवास बंद कर और बहस किए बिना बाहर चल, पापा तेरा इंतजार कर रहे हैं। ओफो, क्या मुसीबत है। अरे चैन से सोना भी मुश्किल है यहाँ तो। कमल गुस्से में कमरे से बाहर आता है। उठ गए लॉर्ड साहब? क्या बात है, क्यों बुलाया है आपने मुझे बाहर? कहिए, क्या सोचा तुमने शादी के बारे में? कब करनी है? क्या फिर से वही बात? अरे रात गई बात गई पापा। ये मेरा पक्का फैसला है, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। अच्छा, बात ठीक है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मेरी भी एक शर्त है। अगर आप मेरी शर्त पूरी करेंगे तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। ये सुनकर महेश को लगता है कि कमल की एक शर्त मानना इतना भी बुरा नहीं है, इसीलिए वो कहता है, अच्छा ठीक है, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? जो भी लड़की मेरी पत्नी बनकर आएगी उसे मुझसे रोज 100 जूते खाने होंगे। कमल के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो महेश एकदम चौंक ही जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो कमल? भला कौन लड़की तुमसे 100 जूते खाने के लिए शादी करेगी? कैसी घटिया बात कर रहे हो तुम? अब वो तो आपकी समस्या है ना पापा। मैंने अपनी शर्त आपको बता दी। जिस दिन आप ऐसी लड़की को ढूंढ कर लाइएगा उस दिन मैं शादी कर लूंगा। मगर कमल महेश की कोई और बात भी नहीं सुनता और अंदर जाकर सो जाता है। महेश ये बात अपनी पत्नी नंदिनी को बताता है। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर किसी को भी ये पता चलेगा कि शादी के बाद कमल अपनी पत्नी को रोज 100 जूते मारेगा तो भला कोई अपनी बेटी हमें क्यों देगा? कमल ने यह शर्त जरूर इसीलिए रखी है क्योंकि उसे पता है कोई भी लड़की इस चीज के लिए हाँ नहीं कहेगी। मगर हम भी क्या कर सकते हैं, एक बार कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर आप क्या करेंगे? अरे मैं इतना अमीर हूँ, मेरी इतनी कंपनियां हैं इस शहर में, लोग मुझे जानते भी हैं। मैं नौकरों से कहकर ये बात सब जगह फैला दूंगा कि मुझे मेरे बेटे की शादी करवानी है और उसकी क्या शर्त है। फिर क्या पता कोई लड़की मान ही जाए। मगर ये तो गलत होगा ना। ऐसे कैसे हम किसी बेचारी लड़की के साथ इतना गलत होने दे सकते हैं? हमारा लड़का तो है ही नालायक। मगर ये भी तो हो सकता है नंदिनी कि कोई समझदार लड़की हमारे घर आकर सब कुछ बदल दे। क्या पता इसकी चाल उल्टी पड़ जाए और इसे कोई सबा शेर मिल जाए। मुझे तो ऐसा होना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ठीक है, जैसा आपको सही लगे वैसा करिए। उस दिन के बाद सारे शहर में ये बात फैल जाती है कि महेश कंपनीज के मालिक अपने बेटे कमल की शादी कराना चाहते हैं।
मगर शादी उसी लड़की से होगी जो हर रोज कमल से 100 जूते खाएगी। शहर की लड़कियों को ये बात बड़ी अजीब लगती है और कोई भी ऐसे रिश्ते के लिए राजी नहीं होता। मगर उसी शहर में पूनम नाम की एक लड़की रहती थी। पिताजी, मैं जा रही हूँ काम पर। ठीक है बेटा, जाओ। अरे कहाँ जा रही है? पहले ये बर्तन तो धो दे। वैसे भी बस वेटर की नौकरी करती है, कोई बहुत बड़ी नौकरी तो है नहीं जहाँ लेट पहुंचेगी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। असल में ये पूनम की सौतेली माँ थी जो उससे बहुत नफरत करती थी, लेकिन पूनम फिर भी उनकी हर बात प्यार से मान लेती थी। ठीक है माँ, अभी कर देती हूँ। पूनम जाकर बर्तन धो देती है और फिर काम कर चली जाती है। इस लड़की को देखकर ही मेरा खून जल जाता है। ऊपर से हर वक्त ये भोली और अच्छी बनने का नाटक करती है, जाने कब इससे पीछा छूटेगा। इतना कहकर पूनम की सौतेली माँ बाजार जाने के लिए निकलती है। बाजार में उसे अपनी सहेली मिलती है। अरे बहन शीला, तुमने सुना या नहीं? वो महेश सिंह है ना, महेश कंपनीज के मालिक, उन्हें अपने बेटे का रिश्ता करना है। हाँ तो ये तू मुझे क्यों बता रही है मीना? अरे तुझे वो अपनी सौतेली बेटी पूनम से हमेशा से छुटकारा पाना था ना, इसीलिए मैंने तुझे ये बात बताई। क्यों ना तू उसके यहाँ पूनम की शादी करा दे। अरे मुझे उससे छुटकारा पाना होगा तो मैं उसकी शादी ऐसे अमीरजादे के यहाँ क्यों कराऊंगी? वहां तो वो चैन से जिएगी ना, और उसे चैन से देखकर मेरा खून और जलेगा। यही तो ट्विस्ट है शीला। उस आदमी का जो बेटा है ना कमल, उसने शर्त रखी है कि वो सिर्फ ऐसी लड़की से शादी करेगा जो उससे रोज 100 जूते खाए। ये सुनकर तो शीला को बड़ा अचरज होता है। क्या सच में? फिर तो मैं कल ही वहां रिश्ते की बात कराऊंगी और इस शर्त के बारे में पूनम को कुछ बताऊंगी भी नहीं। फिर जब ससुराल जाकर इसे जूते पड़ेंगे तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। अरे तभी तो मैंने तुझे ये बात बताई। मुझे पता था तुझे ये खबर सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। शीला सच में ये खबर सुनकर बहुत खुश थी। अगले दिन ही वो महेश के घर पहुंचती है और उससे कहती है, साहब मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके यहाँ करवाना चाहती हूँ और वो भी इस रिश्ते के लिए राजी है। क्या सच में? क्या उसे यह शर्त के बारे में पता है? ये उसका पति उसे रोज 100 जूते मारेगा? हाँ साहब, उसे सब पता है और उसे इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं है। अरे नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ ना जी। हाँ तो ठीक है, फिर देर किस बात की, हम जल्द ही शादी करवा देंगे। शीला घर जाकर पूनम को बताती है कि उसने उसका रिश्ता महेश कंपनी के मालिक के घर तय कर दिया है। हालांकि उस 100 जूते वाली खबर के बारे में पूनम ने भी सुन रखा था, मगर फिर भी वो बिना कुछ कहे शादी के लिए मान जाती है। ठीक है माँ, अगर तुमने रिश्ता किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा, मुझे मंजूर है। पूनम थी तो बहुत समझदार, मगर वो अपनी माँ से बहुत प्यार भी करती थी। भले ही शीला उसकी सौतेली माँ थी, मगर बचपन से वो उसके साथ थी, इसलिए शीला जो कहती थी पूनम चुपचाप वो कर लेती थी। कुछ दिनों में पूनम कमल से शादी करके उसके घर आ जाती है। बहू, भगवान तुझे 100 जूते खाने की शक्ति दे, बस यही आशीर्वाद है मेरा। हाँ बहू, मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। पूनम कुछ नहीं कहती और चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। थोड़ी देर में कमल वहां आ जाता है और अपना जूता उतार कर हाथ में लेते हुए कहता है, बहुत ढीठ हो ना तुम। मैं शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये शर्त रखी। सारे शहर में कोई नहीं माना मुझसे शादी को, और मैं बहुत खुश भी था, लेकिन तुमने पता नहीं किस लालच में ये शर्त मान के मुझसे शादी कर ली। अब चलो यहां नीचे आकर बैठो। अब मैं तुम्हें 100 जूते मारूंगा, और आज ही नहीं रोज मारूंगा। रोज तुम्हें यह पछतावा होगा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। जी जरूर, मगर पहले मेरा एक सवाल है। सवाल? कैसा सवाल? भले हमारी शादी हुई है, मगर आप मेरे ऊपर हक कैसे जमा सकते? आपने मुझे कुछ दिया। पति तो वो होता है जो पत्नी की हर जरूरत पूरी करे, लेकिन आप तो खुद की जरूरतें भी ससुर जी से मांगकर पूरी करते हैं। इसलिए मुझ पर आपका अधिकार तभी होगा जब आप मेरे लिए अपने कमाए हुए पैसों से कुछ करेंगे या कुछ दिलाएंगे। तब तक आप मुझे नहीं मार सकते। क्या? मेरे पैसों से? मगर इस घर में तो मेरा अपना कुछ है ही नहीं, और मैं कहां से लाऊं पैसे? वही ना, जिस दिन आप मुझे अपने पैसों से कुछ दिला देंगे उस दिन मैं खुशी खुशी आपसे 100 जूते खा लूंगी, मगर उससे पहले तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। तब तक मुझसे दूर रहिएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। अब तो बात कमल के स्वाभिमान की थी। वो भी गुस्से में कहता है, ठीक है, फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे तो नौकरी चुटकियों में मिल जाएगी। मैं भी कोई आम आदमी नहीं हूं। कमल सिंह हूं, कमल सिंह, महेश सिंह का बेटा। आप तो अपना नाम भी अपने पिता के नाम के बगैर नहीं लेते।
देखते हैं कि आपको ये नौकरी ढूंढने और पैसे कमाने में कितना वक्त लगता है। आखिर 100 जूते भी तो मारने, कहीं इस दौरान आपके जूते घिस ही ना जाए। पूनम का ये व्यंग सुनकर कमल को बहुत गुस्सा आता है। वो चिढ़कर जवाब देता है, अच्छा, बस तुम देखती जाओ, जल्द ही मैं पैसे कमाऊंगा और जितने दिन मुझे ये काम ढूंढने में लगेंगे ना, उसका हिसाब करके उस दिन मैं तुम्हें उतने ही जूते मारूंगा। ठीक है, मंजूर है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमल पूनम की बात सुनकर गुस्से में वहां से चला जाता है और ठान लेता है कि अब वो नौकरी ढूंढ कर ही रहेगा। लेकिन वो जितनी कंपनियों में जाता है वहां उसे कोई नौकरी नहीं देता। अरे चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से। अरे तुम्हारे पास तो ढंग के सीबी तक नहीं है। तुमको तो मैं यहाँ पर साफ सफाई का काम भी न दूं, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। अरे तुम मुझे जानते नहीं, मैं महेश सिंह का बेटा हूँ, कोई ऐरा गहरा नहीं, समझे? हाँ, तभी तो दर दर की नौकरी ढूंढ रहे हो। चलो फुटो यहाँ से। कमल को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। इसी तरह से उसे कई जगह से निकाल दिया जाता है। ये सब देखकर तो कमल को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। निराश होकर कमल घर वापस चला जाता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कहीं नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? क्या मैं सच में इतना नकारा हूँ? आखिर मैं अभी तक अपने जीवन में कर क्या रहा था? निराश होकर कमल घर वापस चला जाता है। ऐसे ही एक दिन कमल घर पर बैठकर अखबार में और नौकरियां देख रहा होता है कि तभी उसके लिए एक चिट्ठी आती है। बेटा कमल, देखो ये लेटर तुम्हारे लिए आया है। क्या? दिखाओ तो माँ। लेटर पढ़कर तो कमल चौंक ही जाता है। अरे वाह, ये तो किसी कंपनी का ऑफर लेटर है, यानी मुझे यहाँ नौकरी मिल गई। वाह, कितनी अच्छी बात है। न जाने ये अचानक कैसे हुआ, लेकिन इसमें तो कल ही से काम शुरू करना है। आखिरकार तू सही रास्ते पर तो आया बेटा, मुझे तो इसी बात की बहुत खुशी है। महेश और पूनम चुपचाप खड़े ये सब देख रहे थे। अगले दिन ही कमल उस कंपनी में जाकर नौकरी करना शुरू कर देता है। 1 महीना वो खूब दिल लगाकर काम करता है और उसे इस सब में मजा भी आने लगता है। महीने के आखिरी दिन जब उसे सैलरी मिलती है तब वो उससे एक साड़ी खरीदता है और सीधा घर पहुंचकर पूनम से कहता है, देखो, मैं अपनी पहली कमाई से तुम्हारे लिए ये साड़ी लाया हूं और अब मैं तुम्हें 100 जूते भी मारूंगा। साड़ी इसलिए क्योंकि तुम्हारे ही कारण मैं नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकला, तो उसका कुछ तो इनाम तुम्हें मिलना ही चाहिए ना। साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन आपकी कमाई? वैसे देखा जाए तो ये कमाई आपसे ज्यादा मेरी हुई। क्या? इसका क्या मतलब? मतलब ये कि आपको ये नौकरी मेरी वजह से मिली है। क्या? हाँ जी, मैंने आपको उस दिन देख लिया था जब उस कंपनी के मालिक ने आपसे ऐसा कहा कि वो तो आपको वहां झाड़ू पोछे के लिए भी ना रखे। उसके बाद आपको वहां से धक्के मारकर निकाल भी दिया गया था ना। क्या? ये सब तुम्हें कैसे पता? और जरा आहिस्ते बोलो, कोई और सुन लेगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। आपको तो ये भी नहीं पता कि जिस कंपनी में आप इस वक्त काम कर रहे हो वो आप ही के पिताजी की है और उन्होंने आपको ये नौकरी मेरी वजह से दी है। मैंने ही उनसे ऐसा करने को कहा था। ये सब सुनकर तो कमल एकदम चौंक जाता है। मगर क्यों? और क्यों? अरे आपको सुधारने के लिए। आपको ये भी होश नहीं था कि शहर में आपके पिता की कितनी कंपनियां हैं। आप अपनी ही कंपनी में काम मांगने के लिए पहुंच गए थे। पापा जी को ये सब पता चला तो उन्होंने मुझे बताया, फिर हमने मिलकर आपको नौकरी दी। ये सब सुनकर तो कमल का सर ही चकरा रहा था। ये सच था कि वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, इसलिए उसे कुछ होश नहीं था और घर के कामकाज से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ज्यादा सोचिए मत, अगर आप ये 100 जूतों वाली बात दोबारा बोलेंगे तो मैं भी सबको बता दूंगी कि मैंने उस दिन क्या देखा था, कैसे उस आदमी ने आपको धक्के मारकर निकाला था। अच्छा ठीक है, भाग्यवान, मुझे माफ कर दो और ये साड़ी रख लो, तुम्हारे लिए ही तो लाया था मैं, बड़े प्यार से लाया था। हाँ, पहले तो मैं मजाक कर रहा था। हाँ, वही आपके लिए बेहतर है। फिर क्या था, उस दिन के बाद से कमल कभी दोबारा किसी को भी जूते मारने की बात नहीं करता और पूनम उसे पूरी तरह से सुधार देती है। ये देखकर महेश और नंदिनी भी बहुत खुश होते हैं और दोनों को अपनी बहू पर बहुत गर्व होता है। आलेख की बहन नैना बेटी के पैदा होने में मर गई। उसके मरने के बाद उसके पति ने आलेख से कहा, भाई साहब, जब नैना ही नहीं रही तो मैं इस बच्ची का क्या करूंगा? सोच रहा हूँ कि मैं इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दूं। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी बेटी है, माँ ही तो मरी है, बाप तो जिंदा है। तुम्हें ही इसकी परवरिश खुद करनी होगी। नहीं, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे दूसरी शादी करके अपना जीवन फिर से शुरू करना है। मैं इसे नहीं रख पाऊंगा भाई साहब। अगर आपको इससे इतना ही मोह है तो आप इसे अपने साथ ले जाओ, वरना
मैं इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगा। आलेख ने बच्ची को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। वह रोते हुए बोला, ठीक है, ये मेरी लाडली बहन की आखिरी निशानी है। मैं इसके साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। आलेख उसे घर ले आया। गोद में बच्ची देखकर आलेख की पत्नी उमा बोली, अरे ये बच्ची तुम यहाँ क्यों ले आए? आज से ये हमारी बेटी है, हम ही इसकी परवरिश करेंगे। परवरिश? दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? कहाँ से और कैसे करोगे परवरिश? अभी तो हमारी 4 महीने की बेटी को ही दूध मयसर नहीं होता, फिर इसे कैसे पालोगे? मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा उमा, लेकिन इन दोनों बच्चियों को कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। आलेख की जिद के आगे उमा कुछ नहीं कर पाई। आलेख एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। ओवर टाइम लगाकर मुश्किल से 10,000 रुपए मिलते थे, जिनसे महीने भर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। आलेख ने लड़की का नाम धरा रख दिया। उमा हमेशा देखती थी कि आलेख भूमि से ज्यादा धरा से प्यार करता है। भूमि की हर चीज 2 हिस्सों में बंटने लगी। इस वजह से वह धरा से नफरत करने लगी। वक्त गुजरता गया और धरा और भूमि बड़ी हो गई। एक दिन धरा आलेख से बोली, मामा जी, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। एडमिशन तुम्हारा ही नहीं, भूमि का भी होना है। अब इतनी सी कमाई में कोई एक ही पढ़ सकता है, और तुम्हें कौन सा पढ़ लिख कर डिप्टी बनना है? बस उमा, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम जहर उगले बिना नहीं मानोगी। देखा माँ, पिताजी इसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। लगता है जैसे मैं नहीं, धरा ही उनकी बेटी है। भूमि, हमेशा मेरे बारे में गलत मत सोचा करो। पिताजी तो वो तुम्हारे ही रहेंगे, मैं तो अनाथ हूँ। चल भूमि, इससे क्या बहस करनी। आलेख ने कर्ज लेकर दोनों बेटियों का दाखिला कॉलेज में करा दिया। धरा भूमि से ज्यादा सुंदर थी, इसीलिए उसके लिए जल्दी रिश्ते आने लगे। आलेख को लगा कि उसे अब धरा की शादी करके कर्तव्य मुक्त हो जाना चाहिए। एक दिन आलेख ने उमा से कहा, अरे सुनती हो, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है अपनी धरा के लिए। लड़का जमींदार का बेटा है, खेत खलिहान जमीन जायदाद सब कुछ है। सोच रहा हूँ बात आगे बढ़ाऊं। ये क्या कह रहे हो तुम? पहले धरा की शादी हो गई तो हमारी भूमि के लिए क्या बचेगा? भूमि धरा से 4 महीने बड़ी है, तो पहले भूमि की ही शादी होनी चाहिए ना। कोई बात नहीं, पहले भूमि का देख लेते हैं। कल शाम को बुला लेता हूँ। अगर भूमि पसंद आ गई तो कल ही रिश्ता पक्का समझो। अगले दिन लड़के वाले भूमि को देखने आए। लड़के ने कहा, मुझे ये नहीं, वो लड़की पसंद है। कौन? ये धरा? जी, नाम चाहे जो भी हो, पर मुझे ये पसंद है। लेकिन मुझे आप पसंद नहीं है। भूमि पसंद हो तो बात कीजिए। ये सुनकर लड़के वाले उठकर चले गए। इसी तरह भूमि को कई लड़के रिजेक्ट करके चले गए। धरा ने तो अब किसी के सामने आना ही बंद कर दिया था। एक दिन आलेख हांफता हुआ घर आया और मुस्कुराते हुए बोला, धरा, आज तुम्हारी माँ की सहेली विदेश से वापस आ रही हैं। मेरी माँ की सहेली? आपने कभी कुछ बताया नहीं मामा जी। मैं बताती हूँ। तुम्हारी माँ और शैली दोनों पक्की सहेली थी। यहीं पड़ोस में उनका घर है। नैना से साल भर पहले उसकी शादी हो गई और वह अपने पति के साथ विदेश चली गई। उनसे मैं भी मिलना चाहती हूँ। शैली अपने पति और अपने दोनों बच्चों के साथ आई थी। कुछ समय अपने घर आराम करने के बाद वह अपने पति से बोली, इधर मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है। वो सब लोग मेरी फैमिली जैसे हैं। चलो मैं तुम लोगों को उनसे मिलाती हूँ। क्या पता नैना भी यहीं पर हो। उसका बेटा एल्विन बोला, Was she your best friend, Mom? Yes बेटा, she was my life at one time. But शादी के बाद सब छूट गया। मैं उसी से तो मिलने इंडिया आई हूँ। उसकी बेटी लिया ने कहा, मॉम, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट हर। इट्स ओके बेटा, चलो चलते हैं। शैली उनके घर गई तो कोई उसका पहनावा और रंग रूप देखकर पहचान ही न सका। गांव में गरीब सी दिखने वाली शैली अब बहुत अमीर हो चुकी थी। आलेख भैया, कैसे हैं आप सब? और मेरी सहेली नैना कैसी है?
उसको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। ये सुनकर आलेख की आंखें भर गईं। वह कुछ नहीं बोल पाया। तुम्हें नहीं पता? किसी ने बताया भी नहीं? नैना तो बेटी को जन्म देते समय ही मर गई थी। उसे मरे तो 22 साल बीत गए। शैली आंखों में आंसू लिए बोली, वह 22 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई और मुझे पता ही नहीं। काश आखिरी बार मैं उससे मिल लेती। तुम विदेश में थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम यहाँ वापस आओगी। लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे नैना वापस आ गई हो। तुम्हारे बच्चे बहुत बड़े हो गए शैली। नैना की बेटी भी बड़ी हो गई है। आई वॉन्ट टू मीट हर। कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। मैं अभी बुला कर लाती हूँ। उमा ने आलेख को इशारा करके अंदर बुलाया और कहा, ये शैली तो बहुत अमीर हो गई है। कितना सोना पहने हुए है। मैं तो कहती हूँ कि अपनी भूमि के साथ इसके बेटे का रिश्ता पक्का कर दो। वो हमारी मेहमान है, मैं उनसे इस तरह की बातें नहीं कर सकता। भूमि पानी लेकर आई तो उमा बोली, ये मेरी बेटी भूमि है, बीए कर रही है। पढ़ने और घर के काम करने में बहुत होशियार है। इंग्लिश तो यूं बोलती है। तभी धरा चाय लेकर आ गई। धरा को देखते ही शैली खड़ी हो गई और चाय रखते ही उसे अपने गले से लगाकर रोने लगी। तुम नैना की बेटी हो ना? मैंने देखते ही पहचान लिया। यू आर सो स्वीट। बिल्कुल नैना की कॉपी हो। धरा को ऐसा लगा जैसे शैली से मिलकर वह अपनी माँ के बचपन में चली गई हो। कुछ देर बाद शैली बोली, आलेख भाई, नैना तो रही नहीं, लेकिन मैं तुमसे नैना की निशानी मांगती हूँ। मुझे निराश मत करना। मैं समझा नहीं शैली। मैं नैना की निशानी को अपने साथ विदेश ले जाना चाहती हूँ। अपने बेटे के लिए मैं इसका हाथ मांगती हूँ। क्या तुम इसकी शादी मेरे बेटे से करोगे? ये सुनकर उमा की हैरानी से आंखें फट गईं, लेकिन आलेख की आंखें खुशी से चमक उठी। क्या तुम्हारे बेटे को धरा पसंद है? वो इंडियन लड़की से शादी करेगा? एल्विन मेरा बेटा है, उसमें भारतीय संस्कार हैं। वह मेरी बात कभी नहीं टालेगा, है ना एल्विन? यस मॉम। शैली, मेरी भूमि भी बहुत अच्छी है और ये तो कपड़े भी विदेशियों की तरह पहनती है। इंग्लिश भी बोलना जानती है। धरा मेरी नैना है। मुझे नैना ही चाहिए, और वो भी बिना किसी दहेज के। धरा, तुम बहुत किस्मत वाली हो बेटा, जो तुम्हें विदेश में ससुराल मिल रहा है। तुम दुखों की नदी से निकलकर सुख के सागर में जा रही हो। तुम्हें विदेशी ससुराल से कोई आपत्ति तो नहीं? मामा जी, आप ही मेरे माँ बाप और मेरी दुनिया हो। आपका हर फैसला मुझे खुशी से मंजूर है। शैली, तुम शादी की तैयारी करो। मुझ जैसे गरीब की बेटी विदेशी ससुराल जाएगी, मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। धरा और एल्विन की शादी हो गई और फिर वह उनके साथ अपने विदेशी ससुराल चली गई। उसके जीवन भर के दुख खुशियों में बदल गए। उमा और भूमि देखती ही रह गईं।